सफर में है ये बंजारा, ला 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 ला। भाई बंजारे तो घूमते रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो थोड़ा इत्मीनान आराम की ज़रूरत होती है, तो आ जाता हूँ लौट कर अपने इस आशियाने में। और ये तस्वीरें इतनी सारी, एक चलता फिरता सा म्यूज़ियम है मेरी ज़िंदगी का। और बहुत यहाँ पे कुछ जाने पहचाने चेहरे मुझे दिखाई देते रहते हैं। अब्दुल कलाम साहब दिखाई देते हैं, बी.के. मूर्ति साहब जान थे गुरुदत्त की, और रस्किन बॉन्ड सर, और मित्र कमलजीत, और न जाने कितने सारे ये हमारे कलाकार साहब, सुभाष औजट, अमिताभ घोष साहब, विश्व मोहन भट्ट। तो यहाँ लौट के आ जाता हूँ, इरफान हबीब साहब भी मौजूद हैं और हेमा मालिनी भी दिख रही हैं। लेकिन एक चेहरा जो मुझे बहुत याद आता है वो ये है अमीन सयानी साहब। तो अमीन सयानी साहब को न जाने क्यों मैंने सोचा कि याद करूं, और 1 फरवरी 2024 को एक ऑडियो मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेज दिया। मालूम तो था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो ऑडियो मैं आपको सुनवाता हूं इसके फ़ौरन बाद में अभी। लेकिन उनके सुपुत्र रजिल साहब ने मुझे जवाब दिया और बताया कि पापा सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं लिख करके इस पैगाम को जो आपने भेजा है, इसको लिख करके मैं उनको पढ़वा रहा हूँ। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई, खुशी हुई कि मेरी बात अमीन सयानी साहब तक पहुँच गई। लेकिन सिर्फ 19 दिन बाद, यानी 20 फरवरी को दुनिया से रुखसत हो गए, 2024 को अमीन सयानी साहब। दुखता ही था ये सब कुछ बहुत। तो एक ऐसी आवाज़ जो मन में बसी रहती है हमेशा, और कुछ बातें उनके बारे में कहने का मन कर रहा है, क्योंकि 20 फरवरी उनकी पुण्यतिथि है। 1 बरस हो रहा है उन्हें दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन गीतमाला की छाँव में हमारे पास मौजूद है, और हम सुनते हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई देती है। अमीन सयानी साहब बेहतरीन इंसान, और क्या आवाज़ उनकी थी। बचपन से ये आवाज़ हम में उतर गई थी अंतर तक, मेरे तो ख़ास तौर से, और आज मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। ये 20 फरवरी का दिन उनकी पुण्यतिथि का, और बहुत सी बातें उनके बारे में कहने का मन है, कह देता हूँ। और वो ऑडियो भी सुनवा देता हूँ जो मैंने भेजा था अमीन सयानी साहब को, और उसका जवाब दिया था उनके सुपुत्र रजिल साहब ने। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मेरी उस ऑडियो को पहले आप सुन लीजिए, फिर कुछ बातें और। अमीन साहब आदाब। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर रमेश दत्त सहारनपुर से आपसे मुखातिब हूँ। 60s के दशक में जब हमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी होती थी हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने के लिए, 1966 के आसपास, उस वक्त में गीत माला उरूज पे थी, और कोई बुधवार ऐसा नहीं जाता था जब हम अपनी पढ़ाई छोड़ करके और आपकी आवाज़ को ना सुने, उन गीतों को ना सुने। ऐसा होता नहीं था कभी भी। बस आज अचानक यूं ही मन किया कि आपकी सेहत सलामती के लिए दुआएं करूं, और इस खूबसूरत आवाज़ को जो आज तक हमारे मन में बसी है, धन्यवाद करूं कि आपने हमारी ज़िंदगी को कितना मधुर बना दिया गीतमाला के ज़रिए। लगभग 50-55 बरस पहले कभी आप हमारे शहर में आए थे, तब मैं बहुत छोटा सा बच्चा था। हकोबा का शायद वो फैशन शो था, लेकिन मैं जा नहीं पाया उसमें। मिलने की ख्वाहिश थी। तो जज्बों में सदाकत हो तो कुदरत मदद करती है। 27 सितंबर 2007 को ग्रैंड मैरिठा में जब देवानंद साहब की बुक लॉन्च हो रही थी, तो उस वक्त मैं अपने मित्र कमलजीत के साथ वहाँ गया था, और जैसे ही आपको आते देखा तो मैं एकदम आपकी तरफ आया, और मैंने आपसे कहा कि भाई किस तरह से हम आपके गीतों को सुनते थे, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने हम लोगों को अपनी बातें कहीं। बस 2-3, चूँकि अंदर जल्दी जाना था। हाँ, जल्दी में मैंने इतना ज़रूर किया कि उधर से सामने से टॉम ऑल्टर आ रहे थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि भाई एक तस्वीर हमारी खींच दीजिए, और वो तस्वीर उन्होंने हमारी खींच दी, जो मेरे पास आज तक मेरा प्राइज पोजीशन है। बचपन से मुझे गाने का शौक़ था। जब मैं छोटा 6-7 साल का था, तब भी मैं मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ गाता था। और समय बीतते बीतते जब गीतमाला सुननी शुरू की और आपकी आवाज़ सुननी शुरू की, तो उन गीतों से इस कदर मोहब्बत हो गई कि 50s और 60s के संगीत को मैं आज भी उसी खुशी से सुनता हूँ। 40 बरस मैंने शिक्षा जगत में बिताए, 10 साल रिटायर हुए हो गए, और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी बड़ी तन्हा होती है। लेकिन मेरे पुराने विद्यार्थी जो
इतने साल से मेरे साथ थे, उनके लिए मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बना लिया और अब मैं उस दौर के गीतों को गाते गुनगुनाते एक ऑडियो विजुअल ट्रीट अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाया करता हूं और उनसे बताया करता हूं कि वो दौर क्या था। बड़े खुश होते हैं वो लोग, क्योंकि अब वो भी बहुत बड़े हो चुके हैं उम्र में। गुलजार साहब ने सही कहा था कि वक्त गुजरा नहीं अभी वरना रेत पर पाँव के निशान होते। सच तो ज़िंदगी को अगर हम बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के देखें, एक ख्वाब सही है, बस एक ख्वाब है और इस ख्वाबिदा से ज़िंदगी को हर इंसान अपने अपने तरीके से जीता है। आज मैं सोचता हूँ कितने खूबसूरत थे वो दिन, और आज जब मैं देखता हूँ चारों तरफ युद्ध, इतने सारे युद्ध, और मैं बस अचानक गीतमाला लगा लेता हूँ क्योंकि आपने हम लोगों पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है। इतने सारे वॉल्यूम्स बना के मैं उनको सुनने लगता हूँ, और आपकी आवाज़ एक रेगिस्तान में जिस तरह अचानक एक ओएसिस आ जाता है, ऐसे महसूस होती है। ऐसी आवाज़ भी फिर कभी किसी की ना आई और ना आएगी। गीत कोश आपके पास है फिल्म इंडस्ट्री का, उस ज़माने से लेकर के आगे तक का। बस समय बदलता है, चेंज इज़ कांस्टेंट। अब जो दुर्गति संगीत की हो रही है उससे हम कहीं जुड़ते नहीं किसी भी रूप में, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे पास उस दौर के वो गीत हैं और वो गायक हैं, और उन लोगों के गीतों को हम सुनते हैं, बहुत ही तसल्ली मिलती है। और ज़िंदगी है बस चलती रहती है, चलती रहती है। मित्र कंवल जीत के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों से मुलाकात की ख्वाहिश मेरी रहती थी वो हो सकी पूरी मेरी। कैफ़ी आज़मी साहब, गुलजार साहब, और जिन लोगों से भी मैं मिलना चाहता था, बल्कि आपसे भी मुलाकात जो हुई वो इसी तरह से हुई। लेख टंडन जी से भी बड़ी अच्छी मुलाकात होती थी। तो इस तरह के जो इंसान हैं बस वो अपनी कदमों के निशान छोड़ जाते हैं और याद आते हैं फिर। आज फरवरी का पहला दिन है, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया है कि भाई फरवरी में हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब ये भी एक काम मैं करता हूँ कि जो फिल्मी कलाकार दुनिया में आए या रुखसत हुए फरवरी में या सितंबर में या दिसंबर में, महीनों के हिसाब से भी अपनी बात कह देता हूँ। अमीन साहब, बड़ी तन्हाई है चारों तरफ, देखें अगर झांक कर, और उसमें अपना जजीरा खुद बनाना पड़ता है, तभी ज़िंदगी चलती है। और मैं यही काम जो कर रहा हूँ, इस तरह के वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालकर अपने विद्यार्थियों से संपर्क बनाए रखता हूँ। ये मेरा 50 बरस पूरे हो गए शिक्षा जगत में, और आगे ज़िंदगी जो भी जितनी भी है उसको इसी अंदाज में जीने की ख्वाहिश है मेरी। जो बढ़ रही है वो उम्र है, और जो घट रही है वो ज़िंदगी है। हर पल कुछ ना कुछ ज़िंदगी से छुट रहा है, ये सच है। लेकिन जितना रह जाता है मैं उसकी कदर करता हूँ। सोचता हूँ कि चलो सुबह उठते हैं, चाय का पहला प्याला पीते हैं और फिर एक उम्मीद के साथ दिन को शुरू करते हैं। कितनी खूबसूरत आवाज़ आपकी, मैं आज भी सोचता हूँ, और कितनी उसमें मासूमियत, उसमें ईमानदारी, ये बड़ी बात थी। बहुत दुआ है आपके लिए, परिवार के लिए, मैं बहुत दुआएं करता हूँ। बस यूं ही मन किया कुछ कहने को मैंने आपके बारे में, तो कह दिया। और सेहत सलामती आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहे, और जो आप ज़िंदगी से चाह रहे हैं, तवक्को है वो पूरी हो। दुआएं जनाब। अब ये मन की भावना थी, ये ऑडियो मैंने व्हाट्सएप पे, मेरे पास था अमीन सयानी साहब का नंबर, तो भेज दिया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 फरवरी को ही बरस 2024 को मैंने अपने इजहार ख़यालात किए और भेज दिया। वरना मैं तो उनका बड़ा मुरीद हमेशा से रहा हूँ। कुछ होता है मेरे ख़्याल से, कुछ इंट्यूशन होती है, कोई अंतशक्ति होती है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका जवाब आएगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसी जगह पे एक रिटन मैसेज आया मुझे अमीन सयानी साहब के बहुत ही काबिल सुपुत्र रिजुल साहब की तरफ से। तो जो उन्होंने लिखा उसमें वो यही था कि तबीयत ख़राब रहती है पापा की आजकल, और सुनना भी मुश्किल है, लेकिन आपका मैसेज मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसे लिख कर अपने पापा को दिखाऊंगा और वो इसको पढ़ेंगे। तो ये एक नई बात मेरी समझ में आई कि रिजुल साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी भावना को समझा और ऐसा किया।
तो अमीन सयानी साहब हमारे लिए तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन थे कि हम बुधवार की रात को 8 बजे इंतज़ार करते थे। शरारती मैं बहुत था बचपन से, तो इसलिए वाले साहब ने काफ़ी देर तक रेडियो को डिले किए रखा कि भाई देखो, अब ये वैसे ही नहीं पढ़ता लिखता, तो अगर एक रेडियो और आ गया तो इसने तो छुट्टी कर देनी है। गाने का इस कदर शौक़ था मुझे, 5-6 बरस की उम्र से ही मैंने गाना जम के शुरू कर दिया था, और चारों तरफ मेरी टीआरपी भी बड़ी हाई हो जाती थी। लोग रोक रोक के मुझे कहते, अरे वो गाना सुना यार, वो गाना सुना यार। तो इस आवाज़ से मैं कनेक्ट करने लगा बिनाका गीतमाला के ज़रिए। तो जब घर में नहीं भी था रेडियो, तो पड़ोसी के दरवाजे से कान लगा करके मैं सुनता था। और ये मैं धन्यवाद पड़ोसी का करता हूँ कि वो भी बिनाका गीतमाला को सुनते थे। वैसे तो उस ज़माने में कौन ऐसा है जो बिनाका गीतमाला को नहीं सुनता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसमें लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे, बड़ी मुफलिसी के दिन थे, हम तो एक रेस्टोरेंट पे जाके खड़े हो जाते थे और वहाँ पे हम उसको सुनते रहते थे। पूरा का पूरा 1 घंटा 1 कप चाय में पूरा निकाल देते थे। यही बात जो महाराष्ट्र के पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री देशमुख साहब थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई हम तो बस किसी भी जगह पे रेस्टोरेंट पे खड़े होकर सुनते रहते थे चाय के कप के सहारे, और अमीन साहब की आवाज़ हमारे दिल में उतरती। किस इंसान के दिल में वो आवाज़ नहीं उतरती थी? ऐसा कोई इंसान मुझे ज़िंदगी में दिखा नहीं। तो मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रहती थी कि वो बचपन से ही गाने जो उन्होंने हमें, ज़रा सामने तो आओ चलिए, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, प्यार हुआ इकरार हुआ है, धीरे धीरे चल चांद गगन में, चांद फिर निकला, होठों पे सच्चाई रहती है, अब लौट चले। और फिर थोड़ी उसके और आगे बढ़ते थे तो 2 शब्द उनके बड़े कमाल के होते थे भाई। एक तो सरताज गीत बनता था बिनाका गीतमाला में, और दूसरा वो कहते थे भाई और बहनों और पायदान। पायदान शब्द तो कभी किसी ने अमीन सयानी साहब के अलावा इस अंदाज में कहा ही नहीं। अगली पायदान पे जो गीत आ रहा है वो ये है। और फिर सबसे कमाल की बात ये होती थी कि फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी अहम कलाकारों का उन्होंने इंटरव्यू किया। कभी किसी ने मना किया ही नहीं अमीन साहब को। जिसके पास भी वो अपना टेप रिकॉर्डर ले गए, वहीं उनका इंटरव्यू हुआ। और ये जो एक उन्होंने गीतमाला की छाँव के नाम से 52 कैसेट्स का निकाला, 52 सीडीज़ का निकाला था सिलसिला, भाई ये तो एक वरदान है। मैं तो अब भी कभी जब भी उत्तरांचल के जंगलों में घूम रहा होता हूँ तो सारथी से कह देता हूँ, लो भाई ये लगा दो, क्योंकि एक पेन ड्राइव में सब कुछ आ गया है। तो वहाँ अमीन सयानी साथ साथ होते हैं हमारे, जंगलों के अंदर से पगडंडियों से गुजरते, सामने हिमालय पे पड़ी बर्फ़ को देखते हुए और ठंडी सर्द हवाओं में ये आवाज़ इतनी पुरसुकून महसूस होती है। यूँ लगता है कि ये वरदान था अमीन साहब पे। तो मिलने की ख्वाहिश रहती थी, कोई रास्ता बन नहीं रहा था। और फिल्म इंडस्ट्री का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो मित्र कमलजीत से जुड़ा हुआ ना हो। तो 27 सितंबर 2007 को जब देवानंद साहब की बुक लॉन्च की बात आई, तो कमल जी साहब ने किसी तरीके से मेरे लिए भी उसमें रास्ता खोल दिया। वो तो इनवाइटेड थे ही वहाँ पर, और हम वहाँ पहुँचे। तो एनीबडी हु वाज समबडी, नेचुरली देव साहब की पार्टी, देव साहब ना पार्टी में जाते थे ना पार्टी देते थे। ये तो पेंगुइन ने की थी, उनके पब्लिशर ने, और सभी लोग वहाँ बड़े कमाल के लोग दिखाई दिए। मैं किस किस का वहाँ पे नाम लूँ, लेकिन इतने में मैंने बाहर से देखा कि अमीन सयानी साहब आ रहे हैं। उस वक्त हम टॉम ऑल्टर से बात कर रहे थे, मित्र कमलजीत और मैं। हम पुरानी बातों को, टॉम ऑल्टर की माता जी भी उनके साथ में थी, जो बुज़ुर्ग थी काफ़ी। तो उन्होंने ये भी बताया था कि हाँ भाई, एक ज़माने में हम रेलवेज़ में थे, हमारे शोहर, और हमारा भी सहारनपुर से कोई ताल्लुक़ रहा है। टॉम ऑल्टर की माता जी ने बोला। तो उसने सामने से अमीन साहब आ रहे थे, तो मैं एकदम से लपका उधर गया। मैंने कहा, आदाब अमीन साहब, आदाब। मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया अमीन सयानी साहब को देख के। तो वो धीरे से उन्होंने आदाब किया। मैं कहा, अमीन साहब, आपकी आवाज़ आज तक हमारे मन में गूंजती है। ये मैंने उनसे बोला।
हल्के से मुस्कुराए तो बोले कि अब वो आवाज़ कहाँ। अमीन साहब ने कहा अब वो आवाज़ कहाँ। और इतने में कमल जी साहब भी इधर की तरफ बढ़े तो अरे कुकू, अमीन साहब कहने लगे, ए कुकू कैसे हो भाई। तो अरे आदाब अमीन साहब आदाब। तो हम कुछ बातचीत करते रहे। मैं दौड़ के गया एकदम से। अभी ये स्मार्टफोन नहीं आए थे, 2007 की बात है। तो मेरे पास छोटा सा कैमरा था। मैंने टॉम ऑल्टर से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई ज़रा एक हमारी तस्वीर निकाल देना। तो टॉम ऑल्टर ने हमारी तस्वीर खींच दी, जिसमें मैं और कमल जी साहब अमीन साहब के साथ मौजूद हैं। और वो तस्वीर आज तक मेरा प्राइज़ पोजीशन है। भाई देखिए, ऐसे मौके बार बार ज़िंदगी में मिलते नहीं। और बस फिर क्या कहना था, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई मुझे। अमीन सयानी साहब की सबसे अच्छी बात है कि कोई शत्रु फिल्म इंडस्ट्री में कभी उनका नज़र आया ही नहीं। ऐसे सहज, सरल, सादा दिल इंसान थे अमीन सयानी साहब। जिस किसी से भी उनका तारुफ या ताल्लुक़ होता था, वो तो उनका हो जाता था हमेशा के लिए। तो उस एक दिन के बाद, मुलाकात के बाद, तो मन में और बात आ गई उनके लिए। लेकिन अब हुआ ये कि 50s और 60s का मैं दुनिया में आया था, उसके कुछ ही देर के बाद में बिना का गीतमाला आ गया था। क्योंकि ये सोचा होगा गीतों ने कि भाई अब ये आ गया है, सुर साधक है, और इसके आने के बाद कुछ दिया। वैसे जब सुबह उसमें आया था तभी उसी वक्त में आवारा फिल्म भी रिलीज़ हुई थी। तो अब ये जो संगीत में मेरी दिलचस्पी है, इसको आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान तो अमीन सयानी साहब की आवाज़ का है। तो जब वो रेडियो नहीं था तो किनारे पे खड़े होकर कॉपी और पेंसिल पे मैं लिखता रहता। 16 गाने जो होते थे लिखता था। अगले दिन फिर जाकर के स्कूल में जो दो एक हम ख्याल लोग होते थे, तो उनको मैं दिखाता, देखो ये गाने हैं और इस बार का सरताज गीत ये बनेगा। और जो ईयरली वो होता था उनका म्यूज़िक अपना। भाई अमीन साहब, मैं क्या कहूँ आपसे, आप दुनिया से रुखसत हो गए। बस मुझे इतनी तसल्ली रही कि मैं अपनी मन की भावना को इजहार कर सका आपको 1 फरवरी को। और देखिए, सिर्फ 19 दिन बाद 20 फरवरी 2024 को आप दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये हिस्से ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे हैं जो समझ नहीं आते कि ये कैसे हो गया, लेकिन हो गया। और मैं धन्यवाद रिजुल साहब का भी करता हूँ। रिजुल साहब, उनके परिवार का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को तवज्जो दी। अभी पीछे फिर रिजुल साहब का एक मैसेज आया। उन्होंने कहा कि भाई अमीन साहब के नाम पे एक अवार्ड रखा गया है, एक जूरी है उसकी, और पहला अवार्ड उन्होंने अनु कपूर को देने की बात ठानी है। मेरे मन में एकदम से आया कि देखिए, अगर कहीं से ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के वो 2 अनाउंसर जो मेरे मन में बसते हैं, जिनकी आवाज़ को रात को तामिल इरशाद में मैं सुनता, SM शफ़ीक साहब, अंजार अहमद साहब, अगर वो दोनों के दोनों कहीं पे होते तो पहला अवार्ड उन्हें मिल जाता। क्योंकि ऐसी मधुर आवाज़ उन दोनों की रात को होती थी। और वो क्या करते थे कि जिस तरह अमीन साहब ने बिना का गीतमाला को संभाला था, उसी तरह उन दोनों अनाउंसर्स ने तामिल इरशाद को भी संभाला था। और अचानक फिर एक खूबसूरत सा गीत सुना देते थे, कहाँ ले चले हो। बरस तो इतने बीत गए, लेकिन ये जो ख्यालात हैं एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिस दुनिया का अवशेष भी अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इतनी तेज़ी से सब कुछ आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उस दौर की यादें, बस फिर 50s और 60s के बाद में 70s आते आते तो गानों का रंग बदल गया और रफ्तार बढ़ गई। और मेरा भी धीरे धीरे हिंदी फिल्म्स के गानों से मोह भंग होता चला गया। गिने चुने गीत रह गए थे 70s में, 80 तक आते आते तो वो भी काम बराबर हो गया। तो मेरे लिए जो बिना का गीतमाला का 50s और 60s का ज़माना है, वो मैं कभी भूलता नहीं। क्योंकि हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के बहारों फूल बरसाओ। तो ऐसे ऐसे गीत जो है बिना गीतमाला में अपनी जगह पाते थे। और सभी अमीन साहब की बात को मान के चलते थे। वो मानते थे जो अमीन साहब ने कह दिया तो वो बिल्कुल सही है। और क्या तरीक़ा इस्तेमाल किया, क्या राज किया उन्होंने, मतलब वर्चुअली ही वॉज द एम्परर। ऐसी आवाज़ ना पहले कभी आई और दोबारा ऐसी आवाज़ के आने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो ये यादों का मौसम आते ही इतनी सारी यादें कुलबुलाने लगती हैं, बाहर आने की कोशिश करने लगती है। मैं भी उनको इजहार कर देता हूँ, अपने गिने चुने दोस्तों तक परोस देता हूँ और कुछ लोग उसको सुन भी लेते हैं। तो ये आ गई 20 फरवरी।
तो ये 20 फरवरी जो है अमीन सयानी साहब की पुण्यतिथि है। मैं उन्हें याद करता हूँ और सचमुच ऐसी आवाज़ नहीं सुनी कभी। गुलजार साहब का एक शेर याद आता है मुझे कि मेरी आवाज़ किसी शोर में गर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर सुनाई देगी। हो सकता है कि ये शेर जो है ये अमीन साहब के लिए ही हो। उनकी खामोशियाँ आज भी हमारे मन में गूंजती हैं। हम उस आवाज़ को कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि ऐसी आवाज़ जो मन में उतर जाए फिर कभी नहीं आई। याद कर रहा हूँ आज 20 फरवरी को अमीन सयानी साहब को, और बहुत सी दुआएं कर रहा हूँ रिजुल साहब और उनके परिवार के लिए। अच्छा, आपने कहा कि ये आवाज़ गॉड गिफ्ट है या खुद पाई, तो भाई राज की बात बताऊं, मेरी आवाज़ कभी अच्छी थी ही नहीं। मैं तो बस जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझ में, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूँ। कोशिश यही रहती है कि दिल की बात दिल से दिल तक पहुंचे, और यही मेरी अब तक कामयाबी जो भी थोड़ी बहुत है उसका राज है।